हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। एंड आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके कम्युनिटी सेक्शन में हम एससीएमपी का कॉन्टेस्ट करते हैं वीकली बेसिस पर। सो पिछले एक हफ्ते के अंदर विच वाज आवर सेकंड वीक ऑफ कॉन्टेस्ट, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम डिसीजन मेकिंग चैप्टर। ये चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट आया। और वो डाउट क्योंकि उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें और जब बहुत ज़्यादा डाउट्स आए तो इंडिविजुअल बेसिस पर उसे सॉल्व करने की जगह पर मैंने उन्हें कहा कि मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर इसे अपलोड करूंगा, ताकि और स्टूडेंट्स जो मिस आउट कर गए इस क्वेश्चन को फ्रॉम द कम्युनिटी सेक्शन, उनको भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड सिलेबस जो कि नए सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। और इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ने चेंज किया है फ्रॉम द नॉर्मल सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी सी इन द न्यू सिलेबस, इन द रिसेंट मटेरियल्स जो कि इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया उससे थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट्स लुक एट दिस वन। तो अगर आपसे भी ये क्वेश्चन मिस आउट हो गया था तो चलिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, आप भी समझिए और जिन लोगों का डाउट था वो लोग भी इसमें समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। सो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सोल्यूशन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बताता हूँ। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स थ्री कंपोनेंट्स ए बी एंड सी। These components pass through machines P and Q. The machine hour capacity of Q is limited to 7800 hours a month. Now the company is interested in fulfilling the market demand to retain its market share. The following information is given. डिमांड दिखा दिया आपका 1200 और 1500 यूनिट का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट भी बताया हुआ है। उसके बाद आर्स पर यूनिट बताया, पी में कितने लगते हैं, क्यू में कितने लगते हैं। ओके, नाउ कंपोनेंट बी हैज टू बी मेड बाय द कंपनी। इसका मतलब है कि वो परचेज नहीं कर सकता बी को, पर ए और सी के बारे में बताया कि उसे परचेज कर सकता है। सो सप्लायर available for component A and C at rupees 280 and 161 per unit respectively। तो A 280 में अवेलेबल है बाहर से और C 161 में अवेलेबल है बाहर से। नाउ पूछा क्या है, तो कौन से कंपोनेंट को और कितनी क्वांटिटी में हमें परचेज करना चाहिए ताकि अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। एंड सेकंड पार्ट में पूछा फ्रॉम अ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव व्हाट डू यू नीड टू इंश्योर इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर आंसर इन द फर्स्ट पार्ट अबव। आपको क्या करना होगा ताकि आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सको। तो सबसे पहले जो ट्विस्ट की मैं बात कर रहा था वो था कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है। जनरली लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है तो पहले कैलकुलेशन करना है फिर नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात करनी है। तो यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल नहीं पूछा है, फाइनेंशियल पूछा है। सो अ लॉट ऑफ आंसर्स व्हिच आई रिसीव्ड हैड देयर आंसर्स फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इन पार्ट टू। सर आप सभी का गलत था। ओके, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ही लिखना था। और जिन लोगों को समझ में आया कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से लिखना है तो उन्होंने ट्राई तो किया, बट अल्टीमेटली उन्होंने यही पूछा कि हमें क्या करना चाहिए था। सो जितने भी डाउट्स आए व्हाट्सएप पर कमेंट, सॉरी व्हाट्सएप पर मैसेज आए, यूट्यूब के उस पोस्ट पे जहाँ पर मैंने आंसर पोस्ट किया था उसमें भी नीचे थोड़े कमेंट्स आए थे, तो उन्होंने यही पूछा था कि इस आंसर को हमें कैसे लिखना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं पूरे ही क्वेश्चन को। तो अगर देखेंगे तो बी को तो परचेज किया ही नहीं जा सकता, तो क्वेश्चन सिर्फ ए और सी पे रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाता है कि हमें परचेज करना कितने यूनिट्स में, कितनी क्वांटिटी में और किस प्राइस पे कौन से प्रोडक्ट को करना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखूंगा परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में हमें दिया हुआ है 280 एंड 161। उसके बाद हमें बताया है अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो कितना कॉस्ट लगता है। तो सर यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल ही लेंगे। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर कर चुके, तो फिक्स तो उसका कुछ चेंज नहीं होने वाला है, वो कोई डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट नहीं डालने वाला है, वो इररेलेवेंट हो गया हमारे लिए। तो इररेलेवेंट क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना बताया हुआ है आपको, मैन्युफैक्चर कॉस्ट इसका दिया हुआ है 187, इसका दिया हुआ है 111। अब नंबर ऑफ आवर्स इन क्यू,
अच्छा, ये सभी कुछ पर यूनिट बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स इन क्यू क्या है, ए का 3 है और सी का 1 है ना। नंबर ऑफ आवर्स इन क्यू इज 3 आवर्स ऑफ ए फॉर ए एंड 1 आवर फॉर सी। क्वेश्चन पूछा सेविंग इन कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कौन सा परचेज करना चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चर करने से सेविंग इन कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर अपने को दिख रही है 93 और यहाँ पर निकलता है 50। तो बताओ किस में फायदा है सर, ए में? नहीं, सेविंग पर आवर। अब बताओ सेविंग पर आवर कितना होगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 31 और यहाँ हो जाएगा 50। अब बताओ किस में ज्यादा फायदा है सर, सी में। बिल्कुल। तो रैंकिंग दे देते हैं, सी को रैंक 1 और ए को रैंक 2। ये था आपका मेन पॉइंट जहां से आपका आंसर निकल के आएगा, करेक्ट। तो चलिए रैंकिंग हो गई कि ए को रैंक 2 दे दिया, सी को रैंक 1 दे दिया। अच्छा, बी को रैंक देने का मतलब नहीं है, वरना बी को रैंक 1, सी को रैंक 2 और ए को रैंक 3 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बस अब तो ये बताना है कि कितने क्वांटिटी को परचेज करना है ना। वो परचेज तो ए को करना है, वो तो हम डिसाइड कर चुके हैं क्योंकि उसका रैंक 2 आया, तो उससे तो सेविंग कम हो रहा है सबसे। डेफिनेटली ए को परचेज करेंगे, पर कितनी क्वांटिटी को। तो यहाँ पर अब आर्ट्स का एलोकेशन कर देते हैं। ठीक है, यह है हमारा डिमांड। उसके बाद में सिर्फ क्यू के बेसिस पे ही देखना है। सो आर्स इन क्यू, इसका हमें पता है, इसका हमें पता है, इसका भी हमें पता है। सुनाओ। सबसे पहले बी को एलोकेट करेंगे क्योंकि बी तो पूरा खुद ही मैन्युफैक्चर करना है। तो सर 3600 तो यहीं चलेगा। उसके बाद में सी को कर सकते हैं, 1500 चलेगा। अब बचे कितने हैं, ओके। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ बैलेंसिंग, यहाँ पर लिख रहा हूँ 7800 माइनस 3600 माइनस 1500, ओके। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा सर, दिस विल बी 7800 माइनस 5100, तो ये आएगा आपका 2700, ओके। यहाँ पर लिख दो बैलेंसिंग फिगर। नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ तो हमारे पूरे 1200 यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यहाँ पर 1500 हो रहे हैं, पर यहाँ पर इट विल बी ओनली 2700 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट ना। 2700 आवर्स अलॉट कर दिए और 3 घंटे में एक यूनिट बनता है, तो 900 यूनिट बन पाएंगे। नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, पर यहाँ पर आएगा 300 यूनिट्स। तो सर दिस इज आवर आंसर, ये हो गया सर हमारा आंसर। यही पूछा था, कितने यूनिट्स में परचेज किया जाए, कितनी क्वांटिटी में और कौन से प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट ए का परचेज करना है, और कितने यूनिट्स परचेज करना है, तो 300 यूनिट्स परचेज करना है। ये तो हुआ आपका पार्ट ए, करेक्ट। ये पार्ट ए हो गया। अब बात करनी है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आप ऐसा क्या करेंगे। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आप ऐसा क्या करेंगे
कि ये फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर आया है कि ए को ही परचेज करना है और 300 यूनिट्स ही परचेज करना है, उसको जस्टिफाई कर सकें। तो ए को ही परचेज करना, जस्टिफाई सिर्फ उसी को करना पड़ेगा। 300 यूनिट्स का जस्टिफिकेशन तो अपने आप होने ही वाला है, क्योंकि आर्ट्स तो उतने के उतने ही लगने वाले हैं। तो जस्टिफाई किस चीज को करना है कि ए को ही परचेज करना है। तो ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से सिचुएशन बनाए फाइनेंशियल वाले कि ए को ही परचेज किया जाए। तो सिचुएशंस तो यही बन सकते हैं कि या तो इसका परचेज प्राइस चेंज हो जाए, या इसका परचेज प्राइस चेंज हो जाए, या फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज हो जाए, या फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज हो जाए। ठीक है ना? देखो समझ में आ रही है क्या बात? इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज, इसका परचेज प्राइस चेंज, या इसका परचेज प्राइस चेंज, ये 4 ऑप्शंस बनते हैं। उसके अलावा और कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले चेंज करते हैं कि अगर हम एक ही परचेज प्राइस को चेंज करेंगे तो कितनी कर देंगे। सो ऑप्शन 1, चेंजिंग इज परचेज प्राइस। अब बताओ सर कैसे चेंज कर सकते हैं? तो देखो भाई, ऐसे चेंज करना पड़ेगा इसकी परचेज प्राइस कि अल्टीमेटली इसका जो फायदा निकल के आ रहा है सेविंग पर आर, वो 50 से कम ही होना चाहिए, है ना? वरना तो सेम हो जाएगा, वरना तो दोनों की रैंकिंग सेम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है कि इसको, इसकी रैंकिंग सेकंड लाने के लिए इसका सेविंग पर आर 50 से कम ही करवाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? 50 से कम ही करवाना पड़ेगा। अब सेविंग पर आर को 50 से कम ही करवाना है, तो 50 मान लेते हैं कि 50 कर दिया। ध्यान देना यहीं पर, मान लेते हैं 50 कर दिया, सेम कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? सेविंग इन कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा आपका 150। ये 150 हो जाएगा तो मेरे परचेज प्राइस को क्या करना पड़ेगा? 187 प्लस 150, तो ये आएगा आपका 337। इसका मतलब यह है कि आपका परचेज प्राइस 337 से कम होना चाहिए। 337 भी नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि 337 करते ही तो आपका सेविंग पर आर 50 आ जाता है, पर मैं 50 को अफोर्ड नहीं कर सकता। 50 से तो कम ही होना चाहिए, और कम ही होने के लिए 337 से मेरे परचेज प्राइस को कम होना ही पड़ेगा। समझ में आई क्या बात कि नहीं आई? एक बार फिर से ले लेता हूँ, एक बार फिर से, समझ में आ ही जाएगा फिर तो। थोड़ा वर्ड्स में भी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। सो इफ ए हैज टू बी परचेज्ड, सेविंग per hour from manufacturing of A has to be less than 50। इतना तो समझ में आ गया? To achieve this, the price of purchase of A should be less than, ध्यान से, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 187। 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 187। सर कैसे आया? वैसे ही जैसे अभी समझाया था। कैसे समझाया था? तो ये ध्यान दो, मेरा यहाँ पर 50 हो गया। ये 31 कैसा आया था? 93 डिवाइडेड बाय 3 करके। 50 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये कैसा आएगा? ये आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 करके, तो ये हो जाएगा 150। बराबर है? ये 150 हो जाएगा। तो ये 93 कैसा आया था? 280 माइनस 187 करके। तो ये 150 लाने के लिए मुझे इसको चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 187 प्लस 150। बस इतना सही तो था। तो ए का परचेज प्राइस क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 337। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है कि मैं वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दूं। चेंजिंग
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए, है ना। इसके लिए मुझे क्या इंश्योर करना पड़ेगा, तो पहले तो इसको मैं चीटिंग से यहां पर ले आता हूं। हाँ जी। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए से सेविंग पर आवर मेरा 50 से कम होना चाहिए। नाउ टू अचीव दिस, वेरिएबल प्राइस ऑफ ए शुड बी मोर देन, अब आ जाओ एक बार फिर से यहां पर देखते हैं, समझ में आएगा कैसे, है ना। ये मुझे करना है 50, 50 से कम होना चाहिए वैसे तो, पर अगर मान लो 50 भी करता हूं तो ये मेरा 150 हो ही जाता है, और ये 150 कर रखा है, ये 280 फिक्स है। तो मैन्युफैक्चर कॉस्ट कितना हो सकता है कम से कम, ये हो सकता है सर 130। इसका मतलब ये है सर कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, वो 130 से ज़्यादा ही होना चाहिए हमेशा, ताकि मेरा 50 से कम हो सेविंग। सेविंग को 50 से कम रखने के लिए मुझे हमेशा 130 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो जैसे कि समझ लो कि मैं अगर 131 रख देता हूँ, 131 रख दिया, तो 131 में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 149, और 149 होते ही डिवाइड बाय 3 कर लो, फिर क्या आएगा, 4 ज़ा 12, फिर 9 ज़ा 27.67। अभी भी 50 से कम हो गया है, 50 से कम रखना है मुझे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर, अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को 130 बना सकते हैं। आ गई बात समझ में। सो शुड बी मोर देन 130, कैसे निकालेंगे, 280 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, गॉट इट। ये हुआ सर ऑप्शन ए, और सॉरी ऑप्शन वन और ऑप्शन टू अगर हमें चेंज करना है ए में। तो अगर आपको सिमिलरली सी में चेंज करने का ऑप्शन देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे चेंजेस को सी में करना पड़ेगा। तो बता देता हूं कि कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो चेंज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मेरा अगर रैंकिंग सी का नंबर 1 ही रखना है ए और सी में से, तो मेरा सेविंग पर आर हैज टू बी मोर देन 31। 31 से ज्यादा ही मेरा सेविंग पर आर आना चाहिए, किससे, सी से। तो सी से मेरे सेविंग पर आर को 31 से ज्यादा रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो अगर मैं मान लो यहाँ पर 31 करने की सोच लेता हूँ, 31, तो ये सेविंग इन कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग भी 31 ही होगा, क्योंकि यहाँ तो नंबर ऑफ आवर्स 1 ही है। तो उसके हिसाब से अगर मेरे परचेज प्राइस को मुझे चेंज करना होता है, तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 111 ही रहेगी, समथिंग माइनस 111 हैज टू बी 31, तो ये क्या हो जाएगा 142। अब बताओ मुझे ये 31 रखना है, 31 से ज्यादा रखना है, सर 31 से ज्यादा रखना है। 31 से ज्यादा रखने के लिए परचेज प्राइस 142 से कम होगी, 142 से ज्यादा होगी, सर 142 से ज्यादा होगी, तो आपका आंसर आ गया ग्रेटर देन 142। ओके, अब समझ लो कि मुझे परचेज प्राइस को फिक्स रखना है, कांस्टेंट 161 रखना है, ये तो 31 होना चाहिए, मतलब 31 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसे 31 रखने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा सर आपको 130, और 130 करना पड़ेगा, 130 से कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा, सर ज्यादा करना पड़ेगा, अरे ज्यादा करोगे 131 करते ही, देख लो भाई आंसर, ठीक है ज्यादा करना पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ। ये देखो 131 क्या आएगा आंसर, 30 आएगा, पर 132 करते ही सर और कम हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 130 से कम रखना पड़ेगा। कितना कम रखना पड़ेगा, तो देखो 129 भी रखता हूँ तो ये 32 हो जाता है, और मुझे तो वही करना था, 31 से ज्यादा ही ले जाना था। तो मेरा आंसर क्या होगा, लेस देन 130,
130 से मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए सी की। इन दोनों को भी आप इसी तरीके से लिखोगे अपने पैराग्राफ स्टाइल में, इस तरह से सॉल्व करते हुए, और बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो के अंदर। इसको नोट डाउन कर लो आप करना चाहो तो, और आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अपना आंसर आ गया। इन्होंने बी का भी निकाला हुआ है, उसको रैंकिंग 1 दे दिया पर कुछ निकाला नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको लिया ही नहीं था अपना टाइम सेव करने के लिए। सिंपली ए का थर्ड आया, सी का सेकंड आया, मतलब कि सी सुपीरियर है इसे। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने करने चाहिए, तो 900 आवर्स 900 यूनिट्स के लिए हमने टाइम एलोकेट कर दिया है। हमें ए के 300 यूनिट्स को परचेज करना है बाहर से। उसके बाद में कंडीशंस फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, तो 337 से कम होना चाहिए। ये देखो, लेस देन 337, 130 से ज्यादा होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, ग्रेटर देन, ये मोर देन 130। ठीक है, या तो ये हो या फिर ये हो, या फिर ग्रेटर देन 142 हो, या फिर लेस देन 130 हो। आगे आंसर हो गया मैच। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, और ये था सर आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।